साथियों, चलिए सामान्य विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो आपके परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। हमने विज्ञान से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों अध्ययन सामग्री को आपके लिए इकट्ठा किया है, जिसको आप अच्छी से तैयारी कर लीजिए, समझ लीजिए। इसमें से 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। यदि आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सरकारी नौकरी खोज रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला तथ्य है, पहला जानकारी है, रक्त अर्थात ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान दीजिए, ये टिश्यू है। पहला बात हो गई, कैसा टिश्यू है? तरल है, लिक्विड। यह क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि रक्त एक प्रकार का क्या है, तो आपका उत्तर होगा तरल संयोजी ऊतक अर्थात लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। प्लीहा, प्लीहा बॉडी का एक पार्ट है, अंग है कहिए। प्लीहा, जिसे एस्पिरिन भी अंग्रेजी में बोलते हैं, को शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को वहीं पर स्टोर रहता है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। आप जैसे जानते भी होंगे, विटामिन के की कमी हो जाती है तो कटने के बाद 2 से 3 मिनट के अंतर्गत वहाँ पर क्लॉटिंग भी होना चाहिए, रुक जाना चाहिए खून का बहाना, जो नहीं हो पाता है और विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो इसको आप लिख लीजिए या तैयारी कर लीजिए। रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप, रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज लैंडिस्नर ने की थी। आगे देखते हैं। देखिए, अब रक्त ग्रुप में, ब्लड ग्रुप में AB को बोला जाता है सर्वग्राही रक्त ग्रुप समूह अर्थात एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। यह किसी से ब्लड ले सकता है, इसीलिए अगर AB ब्लड ग्रुप है, AB प्लस किसी के पास है, तो वह किसी से भी ब्लड ले सकता है इमरजेंसी में। इसीलिए इसे सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है। दूसरा है सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर, इंग्लिश में है यूनिवर्सल डोनर, O को कहता है, O पॉजिटिव को कहा जाता है। यह इमरजेंसी में किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। यह भी RH फैक्टर, जो OH प्लस लिखते हैं, OH माइनस लिखते हैं, AB प्लस लिखते हैं, AB माइनस लिखते हैं, वही RH फैक्टर है। रिसस नाम के एक बैंक, साउथ अफ्रीका का बंदर था, उसमें पाया गया था ये। तो वहाँ से RH फैक्टर की शुरुआत हुई है। वह साउथ अफ्रीका के एक बंदर से पाया गया था, उसी से RH फैक्टर की शुरुआत हुई है। तो RH प्लस और RH माइनस होता है, तो इसलिए O प्लस O माइनस लिखा जाता है उसी के अनुसार। आगे देख लेते हैं। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? ये देखिए, लैंडस्टीनर और विनर थे। आगे देख लेते हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है भाई? किडनी में आपको फिल्टर होता है, रिफाइन होता है, शुद्ध होता है। ब्रिका, किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। आगे देख लेते हैं। रक्त 1 बिलियन है। देखिए, 1 बिलियन है, यह क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? देखिए 7.4 है, इसका मतलब क्षारीय है। 7 रहेगा तो न्यूट्रल है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, बेसिक हो गया, और 7 से कम है तो एसिडिक रहेगा, अम्लीय रहेगा। जितना कम होगा उतना ही अम्लीय रहेगा। तो 7 रहेगा तो न्यूट्रल हो गया, 7 से ज़्यादा यहाँ पर देखिए 7.4 है, इसलिए बेसिक है, क्षारीय है। क्षारीय हो गया हिंदी, अंग्रेजी हो गया बेसिक। तो इसको ध्यान रखिएगा। pH मान रक्त का बराबर ब्लड का पूछता है परीक्षा में। आगे देख लेते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर है। पेसमेकर हमारे शरीर में है, वही धड़कन को नियंत्रित करता है। एक तरह का ये इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। अगर पेसमेकर ख़राब हो जाता है किसी का, तो ऑपरेशन करके बाहर से पेसमेकर लगाया जाता है। शरीर से हृदय की ओर
ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाता है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं बड़ा प्रायः। और हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। अब देखिए, हृदय से जाएगा वो शुद्ध जाएगा, और बॉडी से जाएगा वो अशुद्ध रक्त रहेगा। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहता है? तो शुद्ध रक्त हो गया धमनी और अशुद्ध हो गया शिरा। देखिए, जवारिक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय है, यह भी पूछ सकता है, एक कृत्रिम हृदय है। जवारिक सेवन याद रखिए, जवारिक सेवन नाम है इसका, एक कृत्रिम आर्टिफिशियल का ये हृदय है, आर्टिफिशियल है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो हम सांस लेते हैं उसका परिवहन, उसका संचरण जो है रक्त के द्वारा ही होता है। रक्त जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को भेजता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये हो गया रक्त के द्वारा। आगे देख लेते हैं, रक्त में श्वसन वर्णक होमोग्लोबिन होता है। ये है रिस्पायरेशन पिगमेंट, जो कौन सा होता है? होमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में, इसे आप जानते भी हैं। आगे देख लें, श्वेत रुधिर कणिकाओं अर्थात WBC व्हाइट ब्लड कल्पिक्यूल्स को पुलिस मैन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिस मैन ऑफ द सेल। यह बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। WBC कम हो जाएगा तो आप ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, इसलिए WBC की अगर आपके पास निर्धारित संख्या उतना रहेगी तो आपको बीमारी कम होगी। अर्थात WBC रोग से लड़ने की क्षमता इससे विकसित होती है, यह हमको रोग से बचाता है, इसीलिए इसको पुलिस मैन ऑफ द सेल कहा गया है। आगे देख लेते हैं, सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस जो है मध्य कान में होता है। तो जानते हैं, छोटी हड्डी पाया जाता है जो कान में। सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो पाया जाता है जंघे में हमारे। सबसे लंबी पेशी, ये लिख लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो सर्टोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में रहती है। अर्थात एक यकृत देखते हैं कि जॉन्डिस हो जाता है तो लीवर खराब होता है, तो लीवर ज़्यादा फिर रिवाइवल हो जाता है, अर्थात उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लिक्विड लेते हैं ज़्यादा तो फिर ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा रिवाइवल होने की, दोबारा पुनः अवस्था में आने को बोलते हैं पुनरुद्भवन, रिवाइवल। तो यकृत में ज़्यादा होती है। और ब्रेन में सबसे ज़्यादा कम होती है, जो ब्रेन के सेल जल्दी मर जाते हैं, इसलिए सबसे यहाँ पर क्वेश्चन यह भी है सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? मस्तिष्क में, क्योंकि जो मस्तिष्क के सेल हैं अगर मरने लगते हैं तो उसको सेव करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर इसलिए देखते हैं मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम होता है, चोट लग जाती है तो ज़्यादा आदमी की डेथ हो जाती है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? देखिए, दांत का इनेमल जो होता है सबसे कठोर है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है? ये देखिए, पेरोटिड है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि पूछा गया है, तो आप तैयारी कर लीजिए। जो जानते हैं उसे नोट कर लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो आपको इसको याद करने का तरीका मैं आगे बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे छोटी WBC, देखिए अब व्हाइट ब्लड कल्पिक्यूल्स में सबसे छोटी WBC कौन सा है? लिम्फोसाइट्स। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट्स है। सबसे बड़ी शिरा इन्फीरियर। लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल, देखिए पूछता है RBC का जीवन लाइफ पीरियड कितना होता है? तो 120 दिन होता है। 120 दिन में यह मर जाएगा, कोई भी
आरबीसी रहेगा 120 दिन में, जबकि डब्ल्यूबीसी का 15 से 10 घंटे तक ही रहता है डब्ल्यूबीसी का, जबकि आरबीसी 120 दिन उसका लाइफ साइकिल होता है। इसका लाइफ साइकिल डब्ल्यूबीसी का 15 से 10 घंटा होता है। आगे देख लेते हैं। रुधिर का थक्का बनने का समय 2 से 5 दिन नहीं है, 2 से 5 मिनट यहाँ पर कर लीजिए, सॉरी मिनट यहाँ पर होगा। थक्का, रुधिर का थक्का जो है 2 से 5 मिनट बनना चाहिए। अगर कट जाता है आपको तो वहाँ पर 2 से 5 मिनट तक थक्का बन जाना चाहिए। 2 से 5 मिनट लिख लीजिएगा दिन को करेक्ट करके। रक्त में पाए जाने वाला विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, इसका नाम है, देखिए इसी की वजह से, फाइब्रिनोजन की वजह से हमको थक्का बन जाता है। अर्थात कटा रहता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन के संपर्क में आने से एक लेयर बन जाती है, जाल बन जाता है, जिससे हमारा खून बहना रुक जाता है। इसी की वजह से, फाइब्रिनोजन की वजह से होता है ऐसा। सामान्यतः मानव हृदय की धड़कन कितनी होती है? 70 से 72। 72 को स्टैंडर्ड माना गया है। 70 भी रहेगा तो आप सही मार सकते हैं ऑप्शन में। 72 रहता है तो 72 ही ऑप्शन में आप टिक लगाइए। रक्त दाब को मापने वाले उपकरण को क्या नाम है? उसका स्फाइग्नोमैनोमीटर नाम है इसका, जो बीपी नापते हैं। मनुष्य का रक्तचाप आप जानते भी हैं 120/180 होता है। इसमें 2 तरह के होते हैं, साइस्टोलिक और डिस्टोलिक, 2 तरह के प्रेशर होते हैं। तो 120/80 को स्टैंडर्ड माना जाता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी, जैसे 125 हो गया, आपको 175 भी हो गया। ज़्यादा कम रक्त ब्लड खतरनाक है, ज़्यादा भी खतरनाक है, तो इसको हमको मेंटेन करके रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं कुछ अब जीव विज्ञान से संबंधित, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी से संबंधित कुछ उसके ब्रांच कौन है और उसका जनक कौन है, इसके बारे में हम याद कर लेते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं। ब्रांच है जैसे जीव विज्ञान के जनक कौन है पूछेगा। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु थे, याद रखिए। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस को माना जाता है। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान, बोटनी का जनक माना जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? लिनियस को। लिनियस का योगदान काफ़ी बायोलॉजी में, बोटनी में है। इन्होंने क्लासिफिकेशन की खोज की थी, वर्गीकरण की, तो इसलिए इनका नाम आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देख लेते हैं जंतु विज्ञान का भी अरस्तु ही है। आनुवांशिकी के जनक माना जाता है ग्रेगर जार मेंडल को। आप जानते भी हैं मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने विभिन्न कैरेक्टर वाले, गुण वाले मटर के पौधों को लिया था और उसने फर्टिलाइजेशन कराया, तो देखा कि पहली पीढ़ी में क्या मिलते हैं, दूसरी पीढ़ी में क्या मिलते हैं, किस तरह के मटर प्राप्त होते हैं। इसका एप्लीकेशन इन्होंने मानव पर भी एक्सप्लेन किया। जैसे मानव, अगर किसी के हस्बैंड बड़े हैं और वाइफ छोटी है, तो इसके पहले वंशज में कैसे उनके बच्चे प्राप्त होंगे और दूसरे पीढ़ी में कैसे प्राप्त होंगे, इसी से इसकी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। तो इसका उपयोग हमारे मानव जीवन में इस प्रकार है। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का, जेनेटिक्स का जनक माना जाता है। जेनेटिक्स का जनक इन्हें माना जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है टी.एच. मॉर्गन को। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक वान वेयर को माना जाता है। नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो लास्ट में आपको इसे याद करने का आसान तरीका बताऊंगा। प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर को जानते हैं। इम्यून सिस्टम, जिसे एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका का खोज किया था, इसीलिए इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहता है रॉबर्ट। कवक विज्ञान का माइकेली को कहा जाता है।
कवक विज्ञान का जनक माइकेली है। कोई एक पूछ सकता है, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको तैयारी कर लीजिए। पादप शारीरिकी, प्लांट फिजियोलॉजी का एन ग्रीव है, इसे नोट कर लीजिए। वर्गीकरण, वर्गी की अर्थात क्लासिफिकेशन का लिनियस को जानता है। इन्होंने सबसे छोटे कुल, जाति, कुल, इस तरह की खोज मतलब क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने, प्लांट बायोलॉजी में किया है। ये सूक्ष्म जैविकी का लुई पास्चर है। जीवाणु विज्ञान, ल्यूवेनहॉक को इनका जनक माना जाता है। एथिकी का मानता है मार्सेलो मेलपिगी को। एथिकी फिजियोलॉजी। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? आर मिश्रा को माना जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? MOA आयंकर को माना जाता है। भारतीय कवक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? E.J. बटलर को। एक मज़ेदार प्रश्न भी देख लीजिए। किस जीव में सफ़ेद खून पाया जाता है? प्रायः रेड ब्लड पाया जाता है सभी को, लेकिन कौन सा जीव है कि उसमें सफ़ेद खून पाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। क मच्छर, ख डॉल्फिन, ग काकरोच, घ छिपकली। इसका सही जवाब है काकरोच। अगर काकरोच को मार देने पर भी बहुत दिन जिंदा रहता है। काकरोच की ये है खासियत, थोड़ा बहुत चोट लग जाएगी तो ये जिंदा रहेगा कुछ दिन। तो इसमें वाइट ब्लड पाया जाता है। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। यदि आप ट्रेन या बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो हेडफोन लगाकर इसको 2-4 बार सुन लीजिए, या आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या दूसरा काम कर रहे हैं तो अपने मोबाइल में इसको चला दीजिए और सुनते रहिए। आपकी तैयारी 2-4 बार सुनेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। सबसे आसान तरीका है। मैं भी यही करता था ट्रेन या बस की जर्नी में। मैं भी अपना मटेरियल ऐसी तैयारी कर लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ वॉइस रिकॉर्ड में। अगर पहले था, अभी तो यहाँ पर रिकॉर्डेड आपको मिलेगा यूट्यूब पर। आप इसको बार बार सुनिए कान में लगाकर, आप खुद ही याद हो जाएगा। कोई ज़्यादा एफर्ट की आवश्यकता नहीं है। यदि साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सरकारी नौकरी से जानकारी आपको मिल जाती है। अगर इसी तरह के सामान्य ज्ञान और विज्ञान, रीजनिंग, मैथ से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो मेरे इस चैनल एग्ज़ाम GK 2M को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, बच्चों में तैयार करिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी करें, ताकि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें, उनकी भी जानकारी अच्छी हो सके, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो मुझे आशा है कि आप मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अपने दोस्तों, अपने परिवार से संबंधियों, साथियों में भी जरूर शेयर करेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है यदि आप सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो आप दूसरे का भी हेल्प करेंगे। मुझे आशा है ऐसा। तो साथियों, इसी विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।